नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हम जनसंख्या के बारे में आपको बता रहे थे और जनसंख्या के बारे में भी हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में हमारे लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की चर्चा करने वाले हैं। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं, जनसंख्या वृद्धि का जो प्रकार है कौन कौन सा होता है, जनसंख्या वृद्धि के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, जनाधिक्य क्या होता है, जनहास क्या होता है, इन्हीं सभी बिंदुओं की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनसंख्या परिवर्तन की ओर। जनसंख्या परिवर्तन किसे कहा जाता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली जनता या जनसंख्या कभी भी निश्चित नहीं रहती है। उसमें समय के साथ साथ में बदलाव आता रहता है। जनसंख्या में आने वाला यह बदलाव कभी जनसंख्या के बढ़ने के रूप में देखने को मिलता है तो कभी जनसंख्या के घटने के रूप में देखने को मिलता है। अर्थात जनसंख्या कभी भी स्थिर नहीं रहती है, अपितु जनसंख्या के बदलने की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष या भौगोलिक इकाई के अंदर एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही हम जनसंख्या का जो वृद्धि है उसके रूप में जानते हैं। अब जनसंख्या में होने वाला ये जो परिवर्तन है दो प्रकार का हो सकता है। या तो जनसंख्या बढ़ रही है और या फिर जनसंख्या घट रही है। तो यदि जनसंख्या बढ़ती है तो ऐसी परिस्थिति को धनात्मक परिवर्तन कहते हैं और यदि जनसंख्या घटती है तो ऐसी परिस्थिति को जनसंख्या का ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो दोनों रूपों में हो सकती है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के रूप में और दूसरा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के रूप में। अब जनसंख्या में होने वाले इस परिवर्तन को या वृद्धि को कैसे आकलित किया जाए? देखिए, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन या वृद्धि जनगणना के आधार पर आकलित की जाती है। जनगणना किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की सूचक होती है। विश्व के अधिकांश देशों में दशकीय आधार पर जनगणना की जाती है, अर्थात प्रत्येक 10 साल के बाद में उस क्षेत्र की जनसंख्या की गणना की जाती है। यदि पुरानी जनगणना की तुलना में नवीन जनगणना में जनसंख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति धनात्मक जनसंख्या परिवर्तन या धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के रूप में जानी जाती है। इसके विपरीत यदि पुरानी जनगणना की तुलना में वर्तमान में जनगणना जो होती है उसमें जनसंख्या घटती है तो ऐसी स्थिति ऋणात्मक जनसंख्या परिवर्तन या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के रूप में जानी जाती है। तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। अब जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन मुख्य रूप से 3 कारणों की देन होती है। पहला जन्म दर के रूप में, दूसरा मृत्यु दर के रूप में और तीसरा प्रवास के रूप में। इन 3 चीज़ों के कारण या इन 3 दशाओं के कारण ही किसी क्षेत्र में जनसंख्या का परिवर्तन होता है। जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है और प्रवास क्या होता है। जन्म दर की चर्चा करते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे बच्चों में से जीवित जन्मों की संख्या को परिष्कृत जन्म दर कहा जाता है या शोधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण सिद्ध होता है। यदि
जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है तो ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन भी तीव्रकारी होता है। इसके विपरीत यदि जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, लेकिन ऋणात्मक परिवर्तन होगा। जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान सी रहती हैं तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन भी मंद गति से संपन्न होता है, लगभग स्थिर सा हो जाता है। तीसरा जो पार्ट था इसमें शामिल कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला जो कारक था प्रवास। देखो, प्रवास शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लोगों के द्वारा किया जाने वाला आवागमन। यानी लोग आते हैं और जाते हैं। क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के द्वारा जो आना जाना किया जाता है, जो आवागमन किया जाता है, उसी को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास की प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, उत्प्रवास के रूप में और आप्रवास के रूप में। उत्प्रवास का मतलब है व्यक्ति जिस स्थान पर निवास कर रहा है उस स्थान को छोड़कर चले जाना। तो ऐसा कार्य करने की प्रक्रिया तो उत्प्रवास कहलाएगी, और जो व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, उसे जिस स्थान को छोड़कर जा रहा है उसके संदर्भ में उत्प्रवासी कहेंगे। आप्रवास का मतलब है किसी दूसरे स्थान से किसी स्थान की ओर आना, अर्थात किसी बाहर से कोई अंदर की ओर आ रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया आप्रवास के नाम से जानी जाएगी और ऐसा करने वाला व्यक्ति आप्रवासी कहलाएगा। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों चीज़ें जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इन तीनों के माध्यम से किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन होता है और उसके द्वारा धनात्मक जनसंख्या की स्थिति और ऋणात्मक जनसंख्या की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। अब प्रवास की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए भी बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक, या फिर हम ऐसा कहें अनुकूल कारक और प्रतिकूल कारक। तो अनुकूल कारक जिस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेंगे वहाँ तो लोग बाहर से आकर बसना पसंद करेंगे, और जिन क्षेत्रों में हमें प्रतिकूल कारक देखने को मिलेंगे उन क्षेत्रों को लोग छोड़कर अनुकूल कारकों वाले क्षेत्रों की ओर जाना पसंद करेंगे। मनुष्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों की ओर जाना चाहते हैं, इसी कारण सुविधा वाले क्षेत्र उनको आकर्षित करते हैं। जिन क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियां पाई जाती हैं उनको लोग छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, तो ऐसी दशाएं प्रतिकूल कारकों के रूप में जानी जाती हैं। रोजगार की उपलब्धता, समतल भूमि का होना, जलवायु का अनुकूल मिलना, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता और साथ साथ में कृषि के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान होना, उद्योग धंधों का विकास होना, खनिजों का जमाव मिलना, अच्छी सुविधाएं मिलना, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो किसी क्षेत्र से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत बेरोजगारी का मिलना, जल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, प्राकृतिक आपदाओं का ज़्यादा आना, साथ साथ में कृषि का पर्याप्त मात्रा में विकास न हो पाना, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो प्रतिकूल कारकों के रूप में शामिल की जाती हैं, और ऐसी दशाओं वाले क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, अपितु ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर लोग उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां आदर्श दशाएं देखने को मिल रही हैं। जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसे भी अलग अलग रूपों में विभाजित किया जा सकता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? देखिए, जब हम किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या में से जन्म लेने वाले और मरने वाले लोगों के बीच के अंतर को समझ लेते हैं तो ऐसी वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। अर्थात प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। किसी वर्ष विशेष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों में से यदि वर्ष विशेष के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या को घटा दिया जाए तो हमारे सामने प्राकृतिक वृद्धि आ जाती है। यहाँ जन्म लिए हुए लोगों की संख्या या बच्चों की संख्या और मरने वाले लोगों की संख्या के बीच का जो अंतर होने वाला है उसे ही हम प्राकृतिक वृद्धि के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि।
जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के साथ साथ आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर को भी शामिल किया जाता है। अर्थात जब हम जन्म लेने वाले लोगों की संख्या में से मरने वाले लोगों की संख्या को घटा देते हैं तथा आप्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में से उत्प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को घटाकर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के रूप में जानी जाती है। और किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रारूप होता है इसी फॉर्मेट के द्वारा तैयार किया जाता है। उसमें जनसंख्या जन्म दर मृत्यु दर के अंतर के साथ साथ में आप्रवास और उत्प्रवास का अंतर भी समायोजित किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया वास्तविक जनसंख्या वृद्धि के रूप में जानी जाती है। और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो ही किसी क्षेत्र के संदर्भ में, किसी देश के संदर्भ में जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होती है। अब हम चर्चा करते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गई, जनसंख्या परिवर्तन भी हो गया। अब जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के पश्चात किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या की जो दशाएं उत्पन्न होंगी वो कैसी कैसी उत्पन्न होंगी, वहाँ मिलने वाले पर्यावरण और जनसंख्या के बीच जो संबंध बनने वाले हैं उनके आधार पर कौन कौन सी दशाएं हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या और वातावरण के संबंधों के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से 3 प्रकार की दशाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। पहला, जनाधिक्य की स्थिति, दूसरा जनहास की स्थिति और तीसरा अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति। इन तीनों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम चलते हैं जनाधिक्य क्या होता है। देखिए, शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, जन अर्थात लोग, आधिक्य मतलब अधिकता। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधनों की तुलना में वहाँ मिलने वाली जनसंख्या की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाधिक्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें, किसी क्षेत्र विशेष की अनुकूलतम जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या का ज़्यादा पाया जाना जनाधिक्य कहलाता है। और जनाधिक्य की जो स्थिति होती है संबंधित क्षेत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, प्रति व्यक्ति संसाधन क्षमता कम होती जाती है, संसाधन धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होने लगते हैं, संसाधनों का विनाश होने लगता है और अत्यधिक संसाधनों पर दबाव पड़ने के कारण लोगों के द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से संसाधनों का उपयोग किया जाने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे संसाधन समाप्ति की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और न ही समाज पर्याप्त विकास कर पाता है। तो जनाधिक्य की स्थिति सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से एक विपरीत स्थिति के रूप में हमें देखने को मिलती है। जनाधिक्य की प्रक्रिया जनसंख्या विस्फोट से संबंधित रखती है। किसी क्षेत्र विशेष में अचानक जनसंख्या बढ़ जाने की प्रक्रिया, जिसके कारण उस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त संसाधन प्राप्त नहीं हो पाए, ऐसी स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। और जनसंख्या विस्फोट की प्रक्रिया जिस क्षेत्र में संपन्न होती है वहाँ जनाधिक्य की स्थिति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जनहास की प्रक्रिया। देखिए, जनाधिक्य की प्रक्रिया और जनहास की प्रक्रिया एक दूसरे के अपोजिट स्थिति को दर्शाती है, विपरीत स्थिति वाली होती है। जनाधिक्य में जहाँ संतुलन की मात्रा से अधिक जनसंख्या देखने को मिल रही थी, वहीं जनहास में संतुलन की मात्रा की तुलना में कम जनसंख्या देखने को मिल रही। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों की क्षमता तो ज़्यादा होती है, लेकिन उनका उपयोग करने वाले या उपभोग करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते। ऐसी स्थिति जनहास के नाम से जानी जाती है। और जैसे जनाधिक्य किसी स्थान विशेष के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार से जनहास की प्रक्रिया भी किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि जनहास की स्थिति में भी संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता। और जब संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पाएगा
तो प्रति व्यक्ति आय न तो उच्च होगी और न ही उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का पर्याप्त विकास हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति संसाधन होते हुए भी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है और ऐसी परिस्थिति को हम मुख्य रूप से जनहास की स्थिति के रूप में जानते हैं। जनाधिक्य और जनहास दोनों ही प्रक्रियाएं किसी भी देश के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र पर्याप्त विकास नहीं कर पाता, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में विकास क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। यहीं से तीसरा जो कॉन्सेप्ट चालू होता है, अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को जब तक पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते रहे, जितना उनको चाहिए उतना उपलब्ध होते रहें, साथ ही संसाधनों का क्षय नहीं हो या संसाधनों का दोहन नहीं हो, तो ऐसी प्रक्रिया अनुकूलतम जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग वाली प्रवृत्ति होती है। इसमें जनसंख्या और संसाधनों के बीच का संबंध आदर्श स्थिति को दर्शाता है। जिस किसी भी क्षेत्र में अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति मिलती है, वह क्षेत्र अपना सर्वांगीण विकास करता है। वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के अधिक होने, मानव संसाधन क्षमता के अधिक होने, आधारभूत क्षमताओं का अधिक विकास होने आदि दशाओं के कारण लोग गुणात्मक जीवन शैली को दर्शाते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या में संसाधनों का उपयोग करके मानव अपने रहन सहन के स्तर, खान पान के स्तर और जीवन स्तर को, साथ साथ में आर्थिक और सामाजिक ढांचे को परिवर्तित करता है। इसमें संसाधनों पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं पड़ता, अपितु संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग होने से सामाजिक आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति अनुकूलतम जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। तो मानव और वातावरण का जो प्रारूप था, उसके आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया था। हमने चर्चा की जनाधिक्य के बारे में, हमने चर्चा की जनहास के बारे में, हमने चर्चा की अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में। अब हम चलते हैं जनसंख्या की समस्या उत्पन्न क्यों होती है, जनसंख्या समस्या क्या क्या है या किन्हीं जनसंख्या की समस्याओं के रूप में शामिल किया जा सकता है। देखिए, जब किसी क्षेत्र में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में संसाधनों का पर्याप्त प्रयोग नहीं हो पाता या उनका दोहन होने में परेशानी आती है। ऐसी दशाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जनसंख्या और संसाधनों की असंतुलित जो स्थिति है, वो ही जनसंख्या समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारक की भूमिका निभाती है। जनसंख्या का ज़्यादा होना भी हानिकारक है, ठीक उसी प्रकार से जनसंख्या का कम होना भी हानिकारक है। जनसंख्या के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उदय होता है। इन समस्याओं में राजनीतिक समस्याएं भी होती हैं, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, भौगोलिक समस्याएं भी होती है, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं और पर्यावरणीय समस्याएं भी होती हैं। यदि हम पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा करें तो जनसंख्या जनित पर्यावरणीय समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो पर्यावरण अवनयन की समस्या है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ते हुए जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया के कारण मानवीय समस्याएं दिनों दिन बड़ा रूप लेती जा रही हैं और जनसंख्या वृद्धि की इस प्रक्रिया ने अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और न जाने प्रकाशीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ये सारे ऐसे प्रदूषण हैं जो जनसंख्या जनित दशाओं के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और अपने विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। ओजोन परत का अवक्षय होना, ग्लोबल वार्मिंग का होना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता का बढ़ना,
ये सारी ऐसी दशाएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव की भूमिका रही है, मानव का उसमें विशिष्ट योगदान रहा है। तो अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया है उसने अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है और भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं आज हमारे लिए एक बड़ा संकट लेकर आ रही हैं, एक बड़े संकट के रूप में हमारे सामने आई हैं। तो बच्चों, आज का ये जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जनसंख्या संबंधित विभिन्न समस्याओं की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।